जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसे ही हम पार्ट 1 जो संविधान का है भाग 1 उसको हम लोगों ने कल शुरू किया था और जो आप लोगों ने उसका वीडियो देखा भी होगा। तो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, इस पर हम लोग बात कर रहे थे और इसमें जो अनुच्छेद 1 से 4 है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हमने अनुच्छेद 1 और 2 को देखा कि जो अनुच्छेद 1 है संविधान के भाग 1 का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, इस पर हमने डिस्कशन किया था। तो कमेंट में इन दोनों ही पॉइंट्स को लेकर कुछ डाउट्स हैं। इनमें दो लोगों के डाउट्स हैं, एक अर्जुन और रानी भाटी जी, इन दोनों के डाउट्स हैं कुछ, जैसे कि एक जो डाउट है वो कुछ ये है कि इंडिया जो नेम है वो शॉर्ट है। नहीं, शॉर्ट नहीं है, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि इंडिया डेट इज़ भारत। तो ये आप अंग्रेजी में इंडिया बोलेंगे, हिंदी में भारत बोलेंगे, दोनों ही नाम जो है वो भारतीय संघ के हैं। यानी कि इंडियन यूनियन का जो नाम है, भारतीय संघ का जो नाम है, हमारा जो संघ है, हमारा जो यूनियन है उसका नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, ये इसका नाम है, सिंपल कंसेप्ट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि क्या जो सिक्किम है, सिक्किम आर्टिकल 2 में है? आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 में है? नहीं, सिक्किम जो है वो अनुच्छेद 2 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 2A इसके लिए अलग से बनाया गया था। अनुच्छेद 2A इसके लिए अलग से बनाया गया था। वो क्या था, वो कब बनाया गया था? वो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में बनाया गया था। लेकिन इसके द्वारा जब ये बनाया गया था तो इसको एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था, अपना पूर्ण राज्य नहीं था देश का। ठीक है, मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 1 में इस बात को समझाया होगा, एक पॉइंट दिया हुआ है कि राज्य जो अनुसूची 1 में है। ठीक है, राज्य कौन होंगे? जो अनुसूची 1 में हमारे हैं। यानी ना तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं हमारे, ना ही अनुच्छेद 2 में बताया गया है। वो किस में बताया गया है? अनुसूची 1 में बताया गया है। अनुसूची 1, 2, 3 हमारे पास टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो उसमें से जो पहली अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के जो राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं उनके बारे में समझाया गया है। तो वो चीज़ इसमें बताई गई। अनुसूची 1 में सिक्किम राज्य के रूप में स्थापित किया गया। कब? जब 36वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1975 में हुआ। और 16 मई 1975 को क्या किया गया? 22वें राज्य के रूप में किसको? सिक्किम को एक राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। और यह किस में शामिल हो गया? अनुसूची 1 में शामिल हो गया। तो राज्य के रूप में जो है ये किस में है? अनुसूची 1 में है। कौन? सिक्किम। अनुच्छेद 2 में नहीं है। अनुच्छेद 2 में तो इसे तब लाया गया था, एक अनुच्छेद 2 तब बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया। हमारा पूर्ण रूप से राज्य नहीं बना। इसके बाद जब 36वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 2A अब नहीं है। तो सिक्किम जो है एक राज्य के रूप में हमारे किस में है? अनुच्छेद 1 में है। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों का भी कोई भी डाउट रहे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि मैं उसे अगली वीडियो में शॉर्ट आउट उसका कर सकूं। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा डाउट। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा, ताकि मैं उसका निदान कर सकूं। कोई भी डाउट नहीं रखना है अपने पास। देखिए, क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है। जब तक आप क्वेश्चन पूछते हुए चल रहे हैं तब तक आपको जो है कोई भी नहीं रोक सकता है किसी भी क्षेत्र में। यानी कि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अगर क्वेश्चन नहीं पूछते तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। तो प्रश्न पूछना एक अच्छे अभ्यर्थी की पहचान होती है। तो आप प्रश्न पूछते रहिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछते रहिए। और जो लोग वीडियो पूरी देख रहे हैं उनके बहुत अच्छे और खूब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए हमने 2 तक देखा था, इसमें अनुच्छेद 1 और 2 को देखा था। अब हम आगे बात कर लेते हैं संविधान में जो अनुच्छेद 3 है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वह क्या बात बताता है? देखिए, मैंने पहले में बताया था कि इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया अनुच्छेद 1 में।
अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 2 में 3 बातें बताई गई थी कि एक तो जो अनुच्छेद 1 है उसमें 3 बातें बताई गई थी। अनुच्छेद 2 में मैंने क्या बताया था? अनुच्छेद 2 में मैंने इस बात को बताया था कि जो क्षेत्र है या जो कोई विदेशी क्षेत्र है जिसको भारत में शामिल किया जा सकता है, वो शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो एक क्वेश्चन और था कमेंट बॉक्स में रानी जी का ही कि क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वह 2 राज्यों को जोड़ सकती है? तो हाँ, बिल्कुल जोड़ सकती है, उसी की अब हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर 2 में अनुच्छेद 2 तक केवल कितना याद रखना है, वो कितना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 2 में क्या चीज है? अनुच्छेद 2 में चीज है कि कोई विदेशी क्षेत्र को हम अपने भारतीय संघ में शामिल करेंगे। ठीक है, किसको? विदेशी क्षेत्र को हम अपने भारतीय संघ में शामिल करेंगे। जो कि हमारा क्षेत्र नहीं था, हमने उसको विदेशी क्षेत्र को अपने में शामिल किया। 2 में, अनुच्छेद 2 में ये है, और वो पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, अब चूंकि हमने उसे अपने यहाँ शामिल कर लिया, या जो हमारे पास राज्य है, यानी कि मैंने 2 चीजें और बताई थी आप लोगों को, एक भारतीय संघ होता है या भारत संघ आप लिख सकते हैं, और एक भारत क्षेत्र होता है या भारतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, भारत संघ में मैंने बात की थी कि 2 क्षेत्र आते हैं हमारे, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। 2 बातें मैंने बताई थी आप लोगों को, क्लियर है? तो इसे हम भारतीय संघ बोलते हैं। और भारतीय क्षेत्र में 3 चीजें आएंगी। 3 चीजें कौन सी? ये दोनों तो हैं ही हैं, राज्य और यूनियन टेरिटरीज, उसके साथ साथ अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र या जो भविष्य में भारत में मिल जाएंगे क्षेत्र, जैसे कि सिक्किम मिल गया तो वो क्षेत्र, तो उसको हमने भारत क्षेत्र बोला है। तो यहाँ पर हम क्या किया कि अब जो भारत संघ के क्षेत्र है यानी कि राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको जो अब भारत में शामिल हो चुके हैं, भारतीय संघ में शामिल हो चुके हैं, हमारे देश में शामिल हो चुके हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, है ना, उस चीज में जो भी बदलाव होगा वो अनुच्छेद 3 में बताया गया है। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 3 में बताया गया। यानी कि अब जो हमारे स्टेट्स हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम में परिवर्तन करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, एक राज्य को 2 अलग भागों में बांटकर 2 अलग राज्य बनाने हैं, वो शक्ति किसको दी गई है? यहाँ पर भी किसको दी गई है? संसद को दी गई है। तो हम वही बात करते हैं। तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? नए राज्यों का निर्माण और उसके नाम में परिवर्तन, उसकी सीमाओं में परिवर्तन आदि। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, 2 राज्यों से एक राज्य का निर्माण, एक राज्य से 2 नए राज्यों का निर्माण, ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, और वो किस में दिया गया है? आर्टिकल 3 में। तो नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, 2 राज्यों से एक नए राज्य का निर्माण, या फिर एक राज्य से 2 नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति, करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है जी, संसद के पास है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है यहाँ पर ये सभी काम करने का। देखिए 2 चीज होती है, एक तो ये हो गया कि हमने राज्यों के नाम में परिवर्तन कर दिया, है ना। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं, जैसे उत्तरांचल का उत्तराखंड किया गया, उड़ीसा है वो कभी पहले उत्कल कहलाता था, फिर उससे पहले कलिंग कहलाता था, कलिंग हुआ, उत्कल हुआ, फिर उसके बाद उड़ीसा हुआ, उड़ीसा के बाद अभी क्या कहा जाता है? उड़ीसा कहा जाता है। तो ऐसे कई राज्य हैं हमारे, या कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके नाम परिवर्तन किए गए। लेकिन इस बात को आप ऐसे मत ऐड कीजिएगा
कि जो राज्य हैं, राज्यों के भीतर अगर किसी स्थान का नाम परिवर्तन होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम अगर प्रयागराज हो जाता है, तो उसमें संसद का कोई रोल नहीं है या आर्टिकल 3 का कोई रोल नहीं है, अनुच्छेद 3 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से किसके अधीन आता है, यह पूर्ण रूप से जो आता है वह आपके राज्य सरकार के अधीन आता है। राज्य के भीतर अगर किसी क्षेत्र के नाम में परिवर्तन हो रहा है या किसी जिले के नाम में परिवर्तन हो रहा है या किसी जिले की सीमाएं बदली जा रही हैं या एक जिले को तोड़कर 2 जिले बनाए जाते हैं, तो वो किसका सब्जेक्ट हो जाता है, वो राज्य सरकार का सब्जेक्ट हो जाता है, राज्य का सरकार सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं राज्यों की या अपने संघ की, तो उसमें जो परिवर्तन करना है वो संसद के अधीन पूरी तरीके से आता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 3 में सिंपल सी ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो संसद है उसमें ये चीज देखी जाती है। और यहाँ पर भी जो है क्या होगा, संसद में, संसद अगर इसे पास करती है या इसके पास ये जो पावर है वो कहाँ से होगी, यहाँ पर भी संसद को जो है पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसकी? पूर्व अनुमति। पूर्व अनुमति का मतलब मैंने आप लोगों को सिंपल और आसान तरीकों में कल बताया था कि सूचना देना। सूचना किसको देना है? राष्ट्रपति को देना है। तो राष्ट्रपति को जो है पूर्व अनुमति यानी कि सूचना दे देना है कि ये चीज हम यहाँ पर करेंगे। फिर राष्ट्रपति जो है राज्यों की विधानमंडल से एक बार जो है कंसर्न करेंगे, पूछेंगे कि हाँ भाई आपके राज्यों का नाम बदलने की बात की गई है या फिर 2 राज्य बनाने की बात चल रही है, तो ये क्या सही है? तो यहाँ पर वो सूचना दे देंगे, राष्ट्रपति जी कहेंगे सही बात है, तो अब उसके बाद संसद जो है क्या करेगी, उस पर कार्यवाही करेगी और आराम से उसके नाम में परिवर्तन या फिर उसकी सीमाओं में परिवर्तन या 2 नए राज्यों का निर्माण कर देती है। तो ऐसे कई राज्य बने हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, या फिर अगर आप देखेंगे तो बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ है ना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। तो ऐसे कई जो क्षेत्र हैं उनका निर्माण जो है अपने अपने समय पर एक समय के बाद होता रहा है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 3 में क्या बात बोली गई है, इस बात को समझाया गया है। और अगर जैसे हम देख लें, कुछ उदाहरण देख लें कैसे कुछ राज्यों के निर्माण हुए, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा एक उदाहरण देख लें। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा और मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पे उदाहरण लिखता हूँ कुछ। जैसे कुछ उदाहरण अगर हम देखें कौन कौन से आ जाते हैं कि एक राज्य जैसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से किसका निर्माण किया गया? अभी मैंने बताया आप लोगों को, छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। ऐसे ही 9 नवंबर सन 2000 में किससे? आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया गया। हालांकि उत्तरांचल था उस समय, उत्तरांचल का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 में अगर हम देखें तो निर्माण होता है किसका? बिहार राज्य से झारखंड का, इसका निर्माण होता है। तो एक तरीके से ये आपके सामने चीज़ें रखी जाती हैं या आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो एक और डेट होती है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2 जून 2014। अगर 2 जून 2014 की बात करें, 2 जून 2014 की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से क्या बना? तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना? तेलंगाना राज्य बना। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेट्स हैं जो नए बने या जो अभी हाल ही में रहे। और इसके बाद अगर और हाल ही की बात कर लें आप तो क्या देखेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीज में बदला गया, जिसमें JNK और एक आपका लद्दाख रहा। ठीक है, तो ये एक नवीनतम रहा। तो इस तरीके से जो पावर है ये पूरी तरीके से वो किसके पास नहीं थे? संसद के पास नहीं थे। संसद जो है
किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके जो भौगोलिक स्थिति है, कल्चर है, भौगोलिक संरचना है, उसमें आराम से चेंजेस ला सकती है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये मैंने कुछ उदाहरण दिए और अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, या मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश तेलंगाना से कब अलग हुआ। और अभी जो हाल ही में बन सकते हैं प्रश्न आपके 31 अक्टूबर 2019 से इस चीज़ को लागू कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर जो है 2 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में रहेगा, जिसमें एक जम्मू कश्मीर होगा और एक लद्दाख होगा। तो इस चीज़ को हमने देखा अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 में जो है क्या बात बोली गई है, संसद को अधिकार है कि वह इनकी सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो बड़े ही आसान तरीके से मैंने समझाया, आसान शब्दों में है, ठीक है, किसी भी तरीके कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो ना ही रॉकेट साइंस मानने की ज़रूरत है ना, कि हमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़नी है कि बहुत बड़ी बात है। संविधान बहुत ही ईजी है। अक्सर लोग मोटी मोटी किताबें देख के समझते हैं कि भाई संविधान ना जाने क्या है और पता नहीं मंगल ग्रह से आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो बात, अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक भारतीय हैं और एक भारतीय को अपना संविधान पता होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपको संविधान को समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, पॉलिटी को, राज व्यवस्था को समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसे रटने की कोशिश करते हैं, बर्डन समझते हैं कि अरे ये क्या है, ये संविधान है, तो आप ना तो इंडियन है सही मायने में, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोगों को अगर हृदय पर लग जाए तो भाई हृदय पे मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि कुछ लोग इसे जो है इस तरीके से समझते हैं या पढ़ते हैं कि बर्डन डाल दिया गया है हमारे ऊपर। अगर आप भारतीय हैं तो आपको, अगर आपका संविधान नहीं पता है, आपको अपनी राज व्यवस्था नहीं पता है, तो फिर मैं मानता हूं कि वो फिर आप आधे अधूरे भारतीय हैं, या कहा जाए केवल आप अधिकारों का उपयोग करना जानते हैं लेकिन अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं जानते। कह सकते हैं कि आप अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानते। वो आपको कहाँ से पता चलेगा, संविधान से ही तो पता चलेगा भैया। तो इसीलिए जानिए अपने संविधान को, एक भारतीय बन के पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझे। तो इसके बाद जो बचता है अनुच्छेद 4 बचता है। कौन सा बचता है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है भैया, अनुच्छेद 4 में सिंपल बात क्या बोली गई है, ये बोली गई है कि जो विदेशी राज्यों का भारतीय संघ में क्या हो, शामिल होना हो, भारतीय संघ में शामिल। जैसे भाई सिक्किम था, अभी मैंने अनुच्छेद 2 बताया, यानी कि ये बात किस में बोली गई है, अनुच्छेद 2 में बोली गई है। और अनुच्छेद 3 में, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अनुच्छेद 3 में क्या क्या काम बताए गए हैं, वो सारे काम जो मैंने बताए अभी, वही अनुच्छेद 3 में किए गए कार्य अनुच्छेद 368 को मैं पीछे भी समझा चुका हूं भैया, उद्देशिका में बता चुका हूं बड़े आराम से। 368 में संशोधन नहीं माने जाएंगे, 368 में संशोधन नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि इसे जो है 368 के दायरे से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 2 और 3 में होने वाले काम को जो है अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी जब 368 में नहीं होगा तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बाहर होगा। राष्ट्रपति से बार बार जो है अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पूर्व अनुमति, पूर्व सूचना से ही काम चल जाता है। यहाँ पे 2 और 3 में समझ में आई बात यहाँ पर। तो जो 368 है उससे बिल्कुल बाहर रखा गया है, यानी कि एक लंबी चौड़ी प्रोसेस, प्रक्रिया को नहीं अपनाना पड़ेगा कि जो संविधान में संशोधन की कुछ प्रक्रिया होती है जो काफ़ी लंबी मानी जाती है, तो वहाँ से उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया हमारे संविधान निर्माताओं ने, भाई जो चीज़ें जुड़ रही हैं, मिल रही हैं, और राज्यों को अगर बांटा जा रहा है तो किसी विषय से बांटा जा रहा है, किसी वजह से बांटा जा रहा है, तो वहाँ पर किसी तरीके का कोई भी लंबा समय नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई राज्य हमसे मिल रहा है, कोई विदेशी क्षेत्र हमसे मिल रहा है, तो अच्छी बात है कि यूनियन जो है हमारा बढ़ रहा है, या जो हमारा भारतीय संघ है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। तो इस वजह से क्या किया गया कि 368 से इसे बाहर रखा गया। यानी कि अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी काम हो रहा है वो संशोधन नहीं है 368 के अंतर्गत।
तो भाई ये सिंपल सी बात जो है अनुच्छेद 4 में बताई गई है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि जो भाग 4 है, भाग 1 है, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है ये कहानी सारी बोली गई है। तो अब हम एक दृष्टिकोण डाल लेते हैं भाई, जो आगे हम देखेंगे कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, यानी कि राज्य जो बने, अलग अलग बने, उन राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कंसेप्ट रहा, और उससे पहले हम इस चीज को देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझने से पहले हम इस चीज को समझेंगे कि 1949 में जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 में, तब हमारे यहाँ राज्यों की क्या स्थिति थी या राज्यों को हमने किस रूप में रखा हुआ था। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले कि 1949 में जो राज्यों की स्थिति है या राज्यों की जो एक संकल्पना है वो किस प्रकार से बनी हुई है, यानी कि 1949 की अब हम बात कर लेते हैं। तो 49 की बात कर लेते हैं, यानी कि जब मूल संविधान जो हमारा मूल संविधान है, मैं बात बता चुका हूँ मूल संविधान क्या, जो 1949 में जो लागू हो रहा था या कहा जाए जिसको अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 में जिसको लागू किया गया था, उसमें भारतीय संघ के राज्यों का जो वर्गीकरण है वो क्या है। मूल संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। भाग क, तो भाग क में कौन से राज्य थे? ऐसे राज्य थे जो 1900 ब्रिटिश भारत में 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिन्हें प्रांत कहा गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम, देखिए आराम से लिख रहा हूँ, आराम से समझने की जरूरत है चीज़ों को, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, एक एक शब्द को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बड़े आराम से समझिए चीज़ों को। अगर आप एक एक शब्द आसानी से समझते हैं, प्यार से समझते हैं, तो चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी, एक बार में ही दिमाग में फिट हो जाएंगी। लेकिन अगर जल्दबाजी करेंगे, कुछ लोग तो इतने जल्दबाजी करते हैं भाई, उनका समय इतना कीमती होता है, पता नहीं कहाँ का समय होता है कि वो स्किप करना शुरू कर देते हैं। अब उनको पता नहीं कहाँ का मीटिंग में जाना होता है, भाई उनको नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है कहाँ का मीटिंग में जाना होता है। लेकिन आप लोग जो भी सीरियस हैं थोड़ा समझने के लिए चीज़ों को, वो आराम से समझिए चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, ना ही वीडियो कहीं भागी जा रही है, इसीलिए आराम से एक बार में देखिए और चीज़ें सारी क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो वर्गीकरण जो किया गया था 1949 में, वो क्या किया गया था? 4 भागों में वर्गीकरण किया। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया था? 4 भागों में। तो पहला जो भाग है भाग क है। भाग क में कौन से राज्य रखे गए? भाग क में वो राज्य रखे गए जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या थे? प्रांत कहे गए थे। क्या कहे गए थे? प्रांत कहे गए। तो अभी आपको जो है यहाँ स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा, एक मानचित्र जो है दिखाई दे रहा होगा। उसमें जो पीले रंग से जो भी क्षेत्र है वो सब वो क्षेत्र है जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर आने वाला क्षेत्र है, यानी कि जो भाग क में आने वाले क्षेत्र थे। यानी कि इसका मतलब ये है, भाग क का मतलब ये है कि ये वो क्षेत्र थे जिस पर सीधे तौर पर ब्रिटिश कंपनी का या ब्रिटिश का या वहाँ की ताज का, महारानी का शासन चलता था, या फिर कहा जाए कि जहाँ पर गवर्नर है ना, जो गवर्नर होते थे, वायसराय होते थे या वायसराय, उनका रूल चलता था। वायसराय वहाँ पे शासन करते थे, किसकी तरफ से? ताज की तरफ से। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिनको प्रांत कहा गया उनको भाग क में रखा गया 1949 में, वैसे राज्यों, क्योंकि वो तो राज्य सीधे हमें मिल गए, है ना। वो राज्य क्या होगा? सीधे हमें मिल गए, हमें किसी रजवाड़े के साथ समझौता नहीं करना पड़ा, किसी दूसरे राजा के साथ समझौता नहीं करना पड़ा। अब आ जाते हैं भाग ख पर, जो बी वाला है, इसको आप ABCD भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो है उन राज्यों को रखा गया जो बड़े रजवाड़े थे, है ना।
बड़े रजवाड़े थे, जैसे हैदराबाद है, मद्रास है ना, ऐसे बड़े रजवाड़े थे, जम्मू कश्मीर है। तो इसमें किसे रखा गया? बड़े रजवाड़ों को, बड़े रजवाड़े जो क्षेत्र थे उनको रखा गया इसमें। ठीक है। भाग ग में, भाग ग में छोटे रजवाड़ों को, देखो सिंपल बता रहा हूं मैं, किताब में पढ़ेंगे ना तो यही बात जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के लंबी चौड़ी कहानी में बताया होगा, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी में हमको समझना थोड़ी है। हमको जो समझना है वो किसमें समझना है कि शॉर्ट टर्म में छोटी चीज़ों में ज़्यादा ज्ञान लेना है, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका करना है ना, तो उस टाइप में। तो छोटे रजवाड़े थे इसमें, और वे रजवाड़े कौन से रजवाड़े? वे रजवाड़े जहां ब्रिटिश कमिश्नर या आयुक्त, है ना, ब्रिटिश आयुक्त यानी कि कौन? कमिश्नर नियुक्त थे। क्या थे? नियुक्त थे। तो उनको रखा गया है। क्लियर? तो ग में छोटे रजवाड़े और वे रजवाड़े जहां ब्रिटिश आयुक्त नियुक्त थे। तो रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल टर्म है। क्या टर्म है कि क में तो उनको रखा गया जो कि मैंने अभी मैप पर दिखाया कि वो क्षेत्र जो सीधे ब्रिटिश के पास थे, अंग्रेजों के पास थे और अंग्रेजों से हमें सीधे मिल गए थे। ठीक है। ख में उनको रखा गया जो बड़े राजे रजवाड़े थे, है ना, जो ब्रिटिश के सीधे अंडर नहीं आते थे, वो स्वतंत्र रूप से रहते थे, जैसे हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र है। ऐसे ही यहाँ पर ग में जो है वो क्षेत्र थे जो छोटे रजवाड़े थे, जैसे अजमेर है ना, जूनागढ़ है, छोटे छोटे रजवाड़े थे, भोपाल है। तो ये छोटे रजवाड़े वो थे जो छोटे छोटी जगहों पर बिखरे हुए थे, उनको जो है ग में रखा गया बाद में आगे चल के। फिर इसके बाद जो चौथा पार्ट है घ, यानी कि जो डी है, उसमें रखा गया, ये उनके लिए बनाया गया था। जो घ है वो किसके लिए बनाया गया था? इसका निर्माण जो है कुछ विदेशी जो क्षेत्र थे जो भविष्य में भारत में शामिल होंगे उनके लिए इस घ को बनाया गया था मेनली। लेकिन इसमें एक जो क्षेत्र था अंडमान और निकोबार, केवल इसको ही शामिल किया गया था, अंडमान और निकोबार को। किसमें? घ में। मुख्य रूप से घ को किस लिए बनाया गया है? मुख्य रूप से घ को उस समय जो बनाया गया है वो उसके लिए बनाया गया है कि किसी विदेशी क्षेत्र को अगर हम अर्जित करते हैं, उसको हम पाते हैं, अपने अधीन लेते हैं, तो उसके लिए हमने घ बनाया हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पर क में वो क्षेत्र थे जो ब्रिटिश इंडिया अंग्रेजों के पास सीधे थे और हमें सीधे मिल गए थे। ख में वो थे जो बड़े राजे रजवाड़े थे जिसको हमने एक्सेशन किया, किसी तरीके से मिलाया, जैसे कि अगर हम देखें हैदराबाद को हमने मिलाया पुलिस कार्रवाई के द्वारा। तो ऐसे जो रजवाड़े थे वो जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है, जो छोटे रजवाड़े थे जूनागढ़, अजमेर, ऐसे जो छोटे छोटे रजवाड़े थे उनको अपने अंदर मिलाया। यहाँ पे घ में कौन से थे? घ में केवल एक ही था, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह था उसकी एक अलग स्थिति थी, तो इसलिए उसको घ में रखा गया। और घ में उन राज्यों के लिए भी स्थान रखा गया जो आगे हम भविष्य में जोड़ने वाले थे। देखिए शुरुआत में 1949 के मूल संविधान में तो 4 भागों में हमने अपने भारतीय राज्यों को वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन अभी हम वर्तमान में देखते हैं तो 2 ही प्रकार के हम भारतीय संघ में राज्य देखते हैं, एक तो राज्य होंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो केंद्र शासित प्रदेश होंगे और राज्य होंगे। ऐसा कब किया गया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए अब हम बात करते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग पर पहुंचने से पहले मैं यहां पर ही बता देता हूं थोड़ा सा कि ये जो हुआ ये फजल अली आयोग में के रिकमेंडेशन से हुआ कि अभी जो वर्तमान में कितने होंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं राज्य पुनर्गठन आयोग पर चलता हूँ। देखिए फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, इसका जो एक पृष्ठभूमि कैसे बनती है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे फजल अली आयोग जो कि 1953 में बना, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1955 में प्रस्तुत की इसने अपनी रिपोर्ट। और इसके बाद 1 नवंबर
1956 को इसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, है ना। तो इसी आयोग की सिफारिश पर राज्यों को 2 भागों में ही बांटा गया, है ना, 2 भागों में। कौन कौन से? एक राज्य होंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये राज्य रजवाड़े वाला जो कंसेप्ट था उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि जो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था मूल संविधान में, उसको क्या कर दिया गया, इस आयोग की सिफारिश पर अब उसे केवल 2 भागों में बांट दिया कि एक तो हमारे एक तो पूर्ण राज्य होंगे या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो भाई अब 4 नहीं है, अब कितने हैं, 2 भागों में वर्गीकृत है। हमारे जो भारतीय संघ के जो राज्य हैं वो कितने भागों में वर्गीकृत हैं, 2 भागों में वर्गीकृत हैं। कौन कौन से? एक तो जो पूर्ण राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर सरकारें चुनी जा सकती हैं या वहां पे विधानमंडल कह सकते हैं। और एक जो सीधे किसके अधीन आता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, जहां पर राष्ट्रपति जो है अपने प्रशासक या फिर उपराज्यपाल के माध्यम से शासन करते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो चलते हैं, अब बात करते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। तो अब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर लेते हैं फटाक से जल्दी से। देखिए, लगातार बने रहो वीडियो के साथ और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहो। कोई चीज़ या कोई बात अगर डाउटफुल लगती है तो उसे पूछो, ठीक है। डाउट को बना के मत रखो, चीज़ों को जो है पूरी तरीके से क्लियर करके चलो। अगर कोई डाउट होता है तो उसको पूछो। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ आप लोगों से। और आप लोग अगर शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने आपने देखा भी होगा कि जो लोग कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट डाल रहे हैं उनके डाउट्स को मैं जो है यहाँ पे क्लियर करता हूँ अगले वीडियो में। देखिए, अभी लाइव वगैरह का कोई मेरे पास सिस्टम नहीं है तो इस वजह से मैं लाइव नहीं चला पाता हूँ, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डाउट डालने को बोलता हूं ताकि मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में सब्सक्राइबर और वॉच टाइम्स हमारे बढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है कि जब चीज़ें बढ़ने लगेंगी तो संसाधन भी बढ़ने लगेंगे और आप लोगों को मैं लाइव क्लासेस भी जो है उपलब्ध करा पाऊंगा जल्द से जल्द। अगर लेकिन उसके लिए क्या है, आप लोगों का सहयोग चाहिए दोस्तों। और वही मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और रिकमेंडेंस कीजिए उन्हें कि वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और लगातार अपना टाइम भी स्पेंड करें, पढ़ें यहाँ से और अपने एग्जाम्स को क्लियर करें। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी यही बताया है कि लक्ष्य का ही लक्ष्य क्या है, आप लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुँचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद बात कर रहे थे हम राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसकी बात, या फिर इसको हम जो कहते हैं, एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं, फजल अली आयोग कहते हैं, फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसकी बात करेंगे। तो इसकी बात करने से पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे इस आयोग की जरूरत पड़ी या राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे आया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब संविधान सभा में राज्यों को बनाने की बात हो रही थी कि भाई राज्य कैसे बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, उनके क्या मायने होंगे बनाने के, तब बड़े पैमाने पर राज्यों के बीच में बहस चल रही। राज्यों के बीच में मतलब कि जो अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से आने वाले संविधान सभा के सदस्य थे उनमें एक बहस सी छिड़ गई। क्या बहस छिड़ गई? यही बहस छिड़ गई कि जो है हम भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर, कोई कह रहा है धर्म के आधार पर, तो कोई कह रहा है कि जो जिस भाषा वाला क्षेत्र है उसको उस भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बहुत बड़े पैमाने पर बहस सी छिड़। तो क्या हुआ, जून 1948 में, कब, जून 1948 में धर आयोग की स्थापना की गई। धर आयोग की स्थापना की गई। इसका नाम था भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है इस आयोग को। किस नाम से? भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भाषाई प्रांतीय आयोग है, ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 में प्रस्तुत कर दी, जिसमें इसने क्या कहा, जिसमें इस आयोग ने ये कहा कि भाई जो भाषा है, भाषा के आधार पर हम राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते, हम प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकते हैं।
क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना जो है आगे चल के हमारे लिए खतरा हो सकता है या हमारे देश की एकता के लिए गलत साबित हो सकता है। फिर इसके बाद जो है भाषा को लेकर राज्यों का निर्माण करने के लिए बहस और ज़्यादा छिड़ गई और ज़्यादा गहरा गई। फिर दिसंबर 1948 में ही क्या हुआ, एक और आयोग का गठन हुआ जिसे JBP आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? JBP आयोग कहते हैं। जे यानी कि जवाहरलाल नेहरू, बी यानी कि वल्लभ भाई पटेल, पी यानी कि पट्टाभी सीतारमैया तो यहाँ पर इन तीनों का एक आयोग बना और इन तीनों ने जो है अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की। अप्रैल 1949 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें भी इन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे तो ये हमारे देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध होगा और इससे जो है देश की एकता अखंडता प्रभावित होगी। तो इस कारण से जो है हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हम इसे भविष्य में कर सकते हैं, इसके लिए सुरक्षित रखते हैं। तो अब यहाँ पर जो है भविष्य के लिए इसे छोड़ दिया गया और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, तो उस समय राज्यों को 4 भागों में बांट दिया गया था। तो यहाँ पर मामला यहाँ तक रुक जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 1953 में एक घटना घटित होती है। जो लोग लगातार भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग कर रहे थे, उनमें से एक थे पोट्टी श्री रामुलु। ये कांग्रेस के ही नेता थे और ये कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से थे। अभी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है वो, लेकिन तब ये आंध्र प्रदेश नहीं था। तब आंध्र प्रदेश जो है और तमिलनाडु ये दोनों एक ही राज्य थे जिन्हें क्या कहा जाता था? मद्रास कहा जाता था। क्लियर है दोस्तों? तो ये दोनों एक ही थे। जो पोट्टी श्री रामुलु हैं, ये लगातार चाह रहे थे, ये लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य बने। तेलुगु भाषी कौन? जो आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं। तमिलनाडु जो कि तमिल भाषी लोग हैं। तो यहाँ पर लगातार ये डिमांड कर रहे थे। 1953 में क्या हुआ कि इनकी मृत्यु जो है आंदोलन करते समय हो गई। अब इनकी मृत्यु जब हो गई आंदोलन करते समय, तो क्या हुआ कि जो दूसरे आंदोलनकारी थे वो लगातार भड़क गए और यहाँ पर जो है काफ़ी मामला गंभीर हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि भारत सरकार को मजबूरी में क्या करना पड़ा कि 1953 में भाषा के आधार पर या भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश जो बनाया गया भाषा के आधार पर, वो कब बनाया गया? 1953 में बनाया गया। सिंपल और सरल शब्दों में समझा दिया है मैंने यहाँ पे। और मद्रास से एक अलग राज्य बनाया गया। कौन सा? आंध्र प्रदेश, जो कि क्या यहाँ कौन से भाषाई राज्य था? ये तेलुगु भाषी राज्य था। कौन सा भाषी राज्य है? तेलुगु भाषी राज्य है। क्लियर है? तमिलनाडु तब तक मद्रास ही कहलाया, जो कि तमिल भाषी है। तमिलनाडु इसका नाम बाद में पड़ता है। तो यहाँ पे मद्रास जो है कैसा भाषी राज्य है? तमिल भाषी राज्य है, जो तमिल बोलता है। तो यहाँ पर 1953 में पहली बार जो है देश में भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो और दूसरे राज्य थे
और दूसरे जो लोग थे वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि भाई अब जब आंध्र प्रदेश आप लोगों ने भाषा के आधार पर बना दिया तो हमारे लिए भी राज्य जो है भाषा के आधार पर बनने चाहिए, हम भी जो है भाषा के, यानी कि पंजाब पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी, मतलब अलग अलग, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी। मुख्य रूप से जो आवाज़ उठ रही थी गुजराती और मराठियों की उठ रही थी उस समय, कि मराठी के लिए अलग बने और गुजरातियों के लिए अलग गुजरात बने, गुजराती भाषा के लिए। तो यहाँ पर अब डिमांड जब ज़्यादा उठने लगी तो भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया जो राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग कहलाता है। तो जो फजल अली थे ये उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसमें 3 सदस्य थे। एक अध्यक्ष जो ये स्वयं थे जिनका नाम फजल अली है, ठीक है, और 2 अन्य सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? कौन कौन थे? KM पडिक्कर और HN कुंजरू। ये जो है 3 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया जिसमें जो सदस्य थे मुख्य रूप से ये थे। तो कुंजरू जो थे वो थे एक कुंजरू और एक पडिक्कर और एक फजल अली। तो 3 लोग जो थे वो इस आयोग के में थे। तो अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, तो इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग को कब गठित किया गया? उसी समय 1953 में किया गया। 1953 में किए जाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, जिसे लागू कब किया गया? 1 नवंबर 1956 में लागू किया गया और भारत के सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और मैंने आप लोगों को बताया कि 2 भागों में बांट दिया गया, 2 ही प्रकार के वर्गीकृत किया गया, 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया राज्यों को। एक तो जो पूर्ण रूप से राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो उस रूप में यहाँ पर बांट दिया गया। इसके रिपोर्ट में क्या कहा? फजल अली आयोग ने क्या कहा कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं माना जाएगा। यानी फजल अली ने इस बात को तो मान लिया, इस आयोग ने इस बात में तो मान लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत लागू नहीं करेंगे। एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत क्या होगा? एक राज्य या एक भाषा का सिद्धांत का जो मतलब है वो क्या होगा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में केवल हिंदी भाषी लोग ही रह सकते हैं और कोई दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति नहीं रह सकता, अगर ये सिद्धांत लागू होता तो। लेकिन क्या है, ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो भाई मराठी बोलने वाला राज्य महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है केवल वहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग ही रहें। कुछ सीमावर्ती क्षेत्र हैं या उस राज्य में जाने वाले जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो अपने यहाँ की भाषा बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत लागू होता तो क्या होता कि उस राज्य में यदि रहना है तो आपको वो भाषा आनी चाहिए, यानी कि एक राज्य में एक ही भाषा, वही भाषा चलनी चाहिए। तो इस सिद्धांत को यहाँ पे खत्म किया। तो इस सिद्धांत से क्या हुआ कि जो कि एक लंबे समय तक बात बनी आ रही थी कि देश की एकता और जो अखंडता है, एकता और जो अखंडता है वो खंडित हो सकती है, उससे थोड़ी राहत यहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फजल अली आयोग ने जो है 1 नवंबर 1956 में जो उसकी रिपोर्ट को लागू किया गया, तो इसके बाद जो है राज्यों का पुनर्गठन एक के बाद एक किया गया और इसने जो है इस आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नकारा और कहा कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत पर नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक जो है आप लोगों को बड़े ही ईजीएस्ट वे में टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर मैं चल रहा हूँ। इसमें कोई डाउट आप लोगों का बचता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर इसके बाद आप लोगों को लेकर कोई डाउट है या कोई भी ऐसी बात या ऐसा कोई शब्द आपको लगता है कि यहाँ पर समझ में नहीं आया तो उसको भी लेकर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।